नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार के फेसबुक पेज पर लाइव। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। आईएएस हैं और प्राथमिक शिक्षा के निदेशक भी हैं, लेकिन इनकी पहचान एक और है। पहचान ये है कि ये अपने जैसे आईएएस बच्चों को भी बनाने में यकीन रखते हैं और उन्हें पढ़ाने में यकीन रखते हैं। सबसे पहले तो सबको सर स्वागत है नमस्कार। आपका। और थैंक यू सो मच। ये स्थिति अभी लॉकडाउन की है, कोरोना काल की है और सब कुछ बंद है, कोचिंग संस्थान सब कुछ बंद है, बच्चे अब घर पर ही हैं। तो जो छात्र अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि उन्हें ज्यादा टाइम मिल मिल गया है, यूपीएससी की भी तारीख बढ़ गई है, बीपीएससी की भी मेंस की भी तारीख बढ़ गई है। तो अब तो तैयारी के लिए वक्त मिल गया है। लेकिन ऐसा ना हो कि ये वक्त फिर इतना ज्यादा मिल गया कि अब पुराने जो पढ़े हुए हैं वो फिर भूलने लगे लोग। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, अब ये एक्स्ट्रा टाइम का कैसे यूटिलाइज करें लोग। और सबसे पहले तो वो अभी का जो माहौल है उसमें पॉजिटिव मूड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मूड पॉजिटिव होगा तो आपकी इम्यूनिटी भी जो है वो अच्छी रहेगी, पहली। दूसरी बात है कि अभी का जो समय है उसका आप सदुपयोग करिए, क्योंकि अभी सभी के सभी बहुत पैनिक है। और ऐसे माहौल में अगर सभी यूथ जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अभी समय का सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे। क्योंकि मैक्सिमम यह देखा जा रहा है कि सभी के सभी यूथ है कहीं ना कहीं पैनिक माहौल में है, और वो न्यूज और दूसरे चीजों को देखकर वो घबरा रहे हैं, या फिर वो समझ रहे हैं कि एग्जाम के डेट जो है एक्सटेंड हुए हैं और आगे डेट गया है। आगे डेट गया है तो एक आपको मौका मिला है कि जो भी थोड़ी आपकी जो सेक्शन कमजोर है उस सेक्शन को फोकस करिए और तैयारी करिए। और ज्यादा से ज्यादा यह ध्यान रखिए कि जो आपका घर में रहने का जो रूटीन है वो ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि आप आपसे अपेक्षा यह है कि पहले से आप ज्यादा बेटर पढ़ाई करें। और चूंकि नेट का यूज भी आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ आप बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो एक ऐसा माहौल है जिसमें कि आप कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ड्राइवन जो स्टडी है उसको बढ़ाइए और उससे अपनी स्टडी को जो है कंप्लीट करिए। मटेरियल्स भी सभी जगह अवेलेबल है जहां से आप डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको पॉजिटिव मूड रखना होगा और कम्पिटिटिव ओरिएंटेड आपको तैयारी भी करनी होगी। और सबसे बेटर यह है कि जब भी आपको लगता हो कि घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, या किसी तरह की कोई समस्या है हो, या अगर आपको टेंशन होता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, जिससे कि आप जो है सो लाइट फील करें और आप अपनी तैयारी सही दिशा में ले जा सके। ठीक है। हम जितने जुड़े हुए हैं दर्शक, हम उन्हें ये भी जरूर आगे बताएंगे कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस कैसे बने, वो कहानी भी हम आपसे समझेंगे सर। लेकिन सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम आते हैं तैयारी की बात। प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू। प्रीलिम्स के लिए खुद को कैसे तैयार करें। प्रीलिम्स के लिए चूंकि आप सब जानते हैं कि उसमें फैक्चुअल्स इंफॉर्मेशन ज़्यादा होता है, फैक्ट पे ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन चूंकि अभी जो ट्रेंड बदला है एग्जामिनेशन का, उसमें आप देखेंगे कि मेंस में जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है प्रीलिम्स में भी बेटर कर पाते हैं। यानी कि पहले हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते थे, लेकिन अभी जो समय बदला है उसमें आपको पूरी की पूरी तैयारी है वो कंसेप्चुअल ढंग से आपको बढ़नी पड़ेगी। अगर पीटी की तैयारी की बात करें तो पीटी के लिए जो अगर आप तैयारी करते हैं और पूरी तैयारी अगर आपकी हो जाती है तो कहीं ना कहीं मेंस की भी 60-70% आपकी प्रिपरेशन होती है। और पीटी की अगर बात करें तो पीटी में जैसे अगर मान ली हिस्ट्री की अगर बुक लिस्ट की बात करें, अगर बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स लेनी है, तो बुक हिस्ट्री की बात करें तो 6 से लेकर 12 क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक, बिपिन चंद्रा की बुक आपको लेनी है, लक्ष्मीकांत की बुक लेनी है पॉलिटी के लिए, हम्म। एनसीईआरटी की 6 से 12 क्लास की ज्योग्राफी की बुक्स है उसको पढ़नी है। इकोनॉमिक्स की अगर देखेंगे तो बहुत सारी बुक्स है, लेकिन उसमें से आप बुक जो है रमेश सिंह की बुक जो है बेटर बुक्स है, उसको आप पढ़ना चाहिए। और स्पेक्ट्रम की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताब आती है उसको, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी के लिए भी आप शंकर आईएएस के कोचिंग क्लास की जो नोट्स या उनकी बुक्स है उसको हम्म। आपको देखना चाहिए। तो ये पूरा मोटा मोटी जो है वो बुक लिस्ट है जिसको कि आप पढ़ाई करनी चाहिए। और 5 किताब को पढ़ने के बजाय एक किताब को कम से कम 5 बार आपको रिवीजन करना चाहिए, ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। और सी सेट की बात करें तो आप सी सेट में अग्रवाल की जो किताब मैथ और रीजनिंग की आती है उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि 10 के 10 ऐसे चैप्टर है जहां से ही क्वेश्चंस आते हैं, उसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बेटर हो। और चूंकि 33% में क्वालिफाई होता है इसलिए उसमें समस्या नहीं है। लेकिन जो कम्प्रिहेंशन का सेक्शन होता है वो थोड़ा टफ होता है, तो उसको आप बार बार प्रैक्टिस करके ही उसको ठीक कर सकते हैं।
तो ये आपका पीटी का पूरी तैयारी है। लेकिन पीटी में साथ में जो भी करंट अफेयर्स है उसको एक नोटबुक रखना चाहिए जिसमें कि आप लिख सकते हैं, या जो भी आप ने इंटरनेट से या न्यूज़पेपर कटिंग से कुछ भी आता है उसको कट करके उसमें आप फाइलिंग करते चले जाएं, ताकि एग्जाम के समय रिवीजन में आपको फायदा हो सके। तो ये सबसे ज्यादा थी वेटेज प्रीलिम्स। हाल के दिनों में सबसे ज्यादा वेटेज प्रीलिम्स में आपने ट्रेंड्स देखा होगा। कौन जी सा जी। सब्जेक्ट रहता है, कौन सा एरिया रहता है? शायद करंट अफेयर्स पर ज्यादा इन दोनों जोर दे रहे हैं। देखिए, अगर कई बार एक्सपीरियंस बोलते हैं कि करंट अफेयर से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना हम्म, चाहिए कि करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम, उन पे बेस्ड हम्म, क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली आपको करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करंट से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन ज्योग्राफी का पोर्शन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पोर्शन, उसके अलावा देखेंगे हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस का जो है जनरल साइंस, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक साथ होता है। तो कई बार अगर आप सोचते हैं कि हमें कोई सेक्शन अगर आपका अच्छा नहीं है तो एक दो सेक्शन छोड़ भी सकते हैं। 7 सेक्शन में से अगर 5 सेक्शन अगर आपका अच्छा है और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम्म, तो 100 क्वेश्चन में से अगर आप 60 करेक्ट कर लेते हैं निगेटिव को माइनस करके, अगर आप 80-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो है 100 प्लस हो जाता है मार्क्स, तो आप कट ऑफ से पार कर जाते हैं। तो ये कुछ सेक्शन है जिस पर कि खास फोकस करने की बहुत जरूरत होती है। बट करेंट पे हमेशा फोकस, क्योंकि सभी की ट्रेडिशनल जो तैयारी होती हो जाती है, जहां भी लीड अगर किसी का एक्सपीरियंस को मिलता है कैंडिडेट को, तो वो मिलता है करंट से, क्योंकि करंट इनका बेटर होता है, वो दूसरे से लीड कर जाते हैं। तो फिर करंट्स की तैयारी कैसे करें? मतलब डेली कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, क्या पढ़ें ऐसा कि अप टू डेट रहें? और खासतौर पर ये तो एक ऐसी स्थिति आई है, ऐसा समय आया है जिसका क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि अब तो अलग ही रहेगा इस बार, जो भी होगा, क्योंकि कोरोना काल का जी। ये पेपर होगा। तो मैक्सिमम हाँ मुझे लगता है बिल्कुल। क्वेश्चन कोरोना से जुड़े होंगे, इस कोरोना से भी जुड़ा पैंडेमिक क्वेश्चन सिचुएशन से होता जुड़े होंगे। तो अब इसमें तो एक मुझे लगता है यूनिक तैयारी आपको करनी होगी, क्योंकि पहले है। इस तरह बिल्कुल। के क्वेश्चन, इस तरह की स्थिति आई नहीं। पेंडेमिक में सिचुएशन से जुड़े हुए कोविड से 4-5 क्वेश्चन तो वैसे भी होने वाले हैं। आरएनए बेस्ड है उसकी टेक्नोलॉजी, उस पर जो रिसर्च हुए हैं, डीआरडीए ने क्या बनाया है, वैक्सीन का जो फॉर्मुलेशन हुआ है, उससे संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रिपरेशन अगर करंट की करेंगे, तो करंट में आप खास तौर से देखेंगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर इंग्लिश मीडियम के लिए, और जनसत्ता हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को देखना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि न्यूज़पेपर में बहुत पेज होते हैं, सबको नहीं देखना है। फर्स्ट हम्म, पेज का 2 से 3 ही ऐसे आइटम होते हैं जिसको कि देखना चाहिए। स्पोर्ट्स का पेज देखना चाहिए, और आपको एडिटोरियल संपादकीय पेज देखना चाहिए। और मैं बहुत एक यूनिक बात बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आया कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन के लिए, तो सबसे पहले सीधे एडिटोरियल पेज पे आप जाइए। हम्म, संपादकीय जिस जिस चीज पे लिखा हुआ है आप समझ लीजिए उससे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो संपादकीय को पहले देखिए, उसके बाद कंटिन्यूटी में आप जो कोई भी घटना घटती है उसके हिसाब से आप करंट को देखिए। और संपादकीय जो है बिल्कुल किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विचार होता है, कभी भी उससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। आपको केवल उससे मध्यम मार्ग जो है उसको अपनाना है, बीच का रास्ता लेना है, नहीं ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होना है, ना ज्यादा सॉफ्ट होना है, बट उनसे इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। और स्पोर्ट्स का पेज जरूर पढ़िए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ थर्सडे को जो एडिशनल सप्लीमेंट्री आता है उसको देखना चाहिए। सुमित जी। हाल के दिनों में भारत सरकार की ओर से, सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से भी एक ईयर बुक जारी होता है, क्या वो भी फायदेमंद होता है? यस 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 यस। पब्लिकेशन डिवीजन की ईयर बुक जो है वो दिसंबर में ऑलमोस्ट आती है। बहुत फायदेमंद होती है, उसमें अप टू डेट पूरी जानकारी होती है, और कहा जाए तो वो सागर में गागर की तरह है। एक अराउंड 1000 से ज्यादा पेज की होती है। उसको पढ़ने में हम्म, लगभग जो है वो 1 से 1.5 महीना समय लगता है, लेकिन उसकी तैयारी हमेशा हम लोग ग्रुप में किया करते थे, ताकि उससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा गेन कर सके। और हर सब्जेक्ट पे है वो, हर सब्जेक्ट का जो करंट बेस्ड चीजें है वो उसमें है, इसलिए पब्लिकेशन डिवीजन निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। वो ईयर बुक आती हम्म, है एवरी ईयर। और इसके अलावे जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे, वो भी भारत सरकार की किताब जो कि बजट के बाद आती है, 2 किताबें, वो प्रोग्रेस दिखाता है। और उसमें खास तौर से जो बॉक्स बना हुआ होता है उससे क्वेश्चन होते हैं। तो बॉक्स और कलर किया हुआ जो भी कंटेंट्स है उसको देखिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सुमित तो जी। अब तो पढ़ाई हमने किया, आपने जो किताब बताया वो किताब हमने पढ़ा, लेकिन अब
एग्जामिनेशन हॉल में जाकर, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि लोग, सब कुछ आता है, सब कुछ पढ़ा रहता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको वो जो टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट में आपको इतने सारे क्वेश्चन और उसमें आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। वो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, जो आप क्योंकि वो सब कुछ वहीं पर है, आप क्या पढ़े नहीं पढ़े मतलब नहीं है। सुमित जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपने सालों तक पढ़ाई की और एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बोल्ड हो जाते हैं तो बातें समाप्त हो जाती है वहीं जाके। उसकी हम्म, 2-3 रीजन है, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में जो कहते हैं एग्जामोफोबिया होना। बहुत सारे हम्म, लोग होते हैं जो कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद ही उनके हाथ पांव फूलना शुरू हो जाता है, यानी कि वो घबरा जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। और यह होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपने 1 साल तक पढ़ाई की है और आपको 3 घंटा में 2 घंटा में आपको अपना परफॉर्मेंस देना है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही टफ टाइम होता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके एग्जामिनेशन के 1 वीक का पहला जो 1 वीक है उसमें आपको 8 घंटे की जो स्लीपिंग है वो आपकी पहली होनी चाहिए। दूसरी, एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो एटलीस्ट जो है 30 मिनट पहले आपको एंट्री कराई जाती है, आप 20 मिनट पहले अपने सीट पे होते हैं। तो 2 से 3 मिनट आपको डीप ब्रीथिंग कम से कम करनी चाहिए। डीप ब्रीथिंग करने से आपका जो है रिलैक्स होते हैं, आप कम से कम 20 से 25 बार गिन के आप वो करेंगे, और हम लोग भी एग्जामिनेशन में ऐसा करते थे पहला। दूसरा है, जब क्वेश्चन आपके हाथ में आता है तो घबराने की जरूरत नहीं, इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़िए, क्योंकि कई बार इंस्ट्रक्शन आप नहीं पढ़ते हैं, सीधे आप आंसर पे चले जाते हैं और इंस्ट्रक्शन कुछ होता है और फिर इससे आपकी गलती होती है, सारी मेहनत बेकार होती है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम होता है, खोलने के लिए आपका जो है इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप ओपन कर सकते हैं बुकलेट, फिर आप ओपन करते हैं। आप जब पहला 4-5 क्वेश्चन देखते हैं या 10 क्वेश्चन तक आपसे नहीं बनने वाला है, बिल्कुल आप छोड़ दीजिए और सीधे जो है आगे से आप बनाना शुरू करिए, क्योंकि टफ क्वेश्चन वाला सेट अगर आपको मिल जाता है तो आप घबरा जाते हैं और इसके चलते आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद इस साल नहीं हो पाएगा। 80% जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में ही अपने आप को ये मान लेते हैं कि इस बार तो कुछ नहीं हुआ, अगले बार फाड़ देंगे, अगले बार छोड़ देंगे, और हम्म, वो उसी समय अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। 80% यार, ये मैं सही आपको बता रहा हूँ, 80%। और उसमें हम्म, स्ट्रगलर जो होते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं क्वेश्चन के साथ, वो सक्सेस 100% होते हैं। और फाइनली आपको देखना होगा कि जो इजी क्वेश्चन है पहले उसको करिए, जो टफ है फिर उस पर जाइए और फिर उसको सोल्व करिएगा, तो आपका जो सक्सेस होने के लिए स्कोर जो चाहिए आप उससे इजिली आप अचीव करते हैं। ये केवल पीटी के लिए नहीं, मेंस में भी ऐसा है कि जो सेक्शन, अगर एक एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसमें सेक्शन हिस्ट्री ज्योग्राफी का हो और आपका सेक्शन ज्योग्राफी बेटर है, तो ज्योग्राफी के सेक्शन से आप लिखना शुरू करिए और वहीं से आपको लिखना चाहिए। और कई बार फ्रीडम होता है, अब प्रिंटेड अगर आती है क्वेश्चन तो हम तो वहीं लिखते हैं, लेकिन जब प्रिंटेड नहीं होता है तो जो सेक्शन मजबूत होता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। कई अभी पीसीएस एग्जाम हो रहे हैं जिसमें कि हम्म, क्वेश्चन अलग होता है, बुकलेट अलग होता है। और हम्म, मैं आप लोगों को एक बहुत ही की सक्सेस से बता रहा हूँ कि आप सभी के सभी जो है क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल 1 से स्टार्ट कभी नहीं करिए, आप हमेशा क्वेश्चन दूसरा, 3, 4, 5 के बाद दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपका आंसर जो सीट है वो दूसरे से डिफरेंस दिखेगा, तो आपका मार्क्स जो है दूसरे से ज्यादा हो सकता है मेंस में। इसलिए कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं करिए, और हम लोग कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं करते थे, हमेशा जो है पीछे से दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे, ताकि जो कॉपी चेक करने वाले हमारे टीचर हैं उनको थोड़ा डिफरेंस लगे। अदरवाइज हमेशा जो है 73वीं संविधान संशोधन आ रहा है तो सब वहीं से शुरू किया हुआ है, वो बोर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ज्योग्राफी का पढ़ते हैं, डायग्राम देखते हैं, लगता है ये तो नया कुछ आ गया, तो उससे आपका मार्क्स बढ़ता है। दूसरे से केवल आपको हर क्वेश्चन में, मेंस में देखेंगे 2-3 क्वेश्चन नंबर बढ़ाना है, आपका हम्म। टोटल जो है 100 से 150 नंबर ज्यादा हो जाता है, और फिर आपके सक्सेस होने का जो चांस तो है ही ज्यादा, रैंक भी अच्छा आता है। सुमित जी। लेकिन मैं मेंस पर जाऊं उससे पहले प्रीलिम्स को लेकर एक सवाल और। लॉकडाउन में चूंकि कोचिंग संस्थान में तो एक मार्गदर्शन मिलता है, वो मार्गदर्शन हम्म। क्या है? डेली रूटीन, डेली आप घर में एक टाइम टेबल जो है वो क्या, आप कुछ वो भी बताना चाहेंगे कैसे? बुक्स के नाम तो आपने बता दिया, और कम पढ़ाई लेकिन ज्यादा जानकारी। ऐसा ना हो कि देखिए मैं बहुत सारी किताब हम पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। आप देखते होंगे कि जो लोग 8 घंटे पढ़ते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, और जो लगभग 16 घंटा पढ़ते हैं वो सक्सेस नहीं होते हैं। या आप देखते होंगे रोड पे घूम रहा है, पढ़ता कम है लेकिन वो सक्सेस हो जाता है, और सभी लोग बोलते भी है तो घूम रहा था, हो कैसे गया उसका।
उसकी वजह यही है कि जितना देर वो पढ़ता है उतना वो मन से पढ़ता है, उतना वो ज्यादा से ज्यादा याद करता है। ये अच्छी बात है। और मैं भी अब अगर अपनी बात करूं तो जब मैं कम पढ़ रहा था तब मैं जाके फाइनल आईएएस से सिलेक्ट हुआ। मैं भी अपने डायरी में लिखता था आज मैंने 16 घंटे पढ़े, और कोई ऐसा दिन नहीं था मैं 14 घंटा से कम पढ़ता था। बीमार होने के बाद भी 14 घंटा पढ़ता था, पागल की तरह। एक साल तो यही मैंने किया। जब मैंने फिर 8 से 10 घंटा कूल होकर पढ़ना शुरू किया, फिर फाइनली मैं सिलेक्ट हुआ। फिल्म्स के लिए तैयारी के लिए जो आपको देखना है, जो मेन जो चीजें हैं जिस तरह से करना होता है, और खासकर कोचिंग क्लास का जो है मेरिट्स और डिमेरिट्स हम दोनों बताना चाहेंगे। कोचिंग क्लास का जो डिमेरिट्स यह है कि हम पहले 4 घंटा जाके कोचिंग क्लास में बैठ के पढ़ते हैं और लिखते हैं, वापस अपने रूम पे आके फिर से 4 घंटा पढ़ते हैं, यानी 8 घंटा टाइम हम देते हैं, तब जाके 4 घंटा के बराबर हमारी स्टडी होती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। स्व अध्ययन जो है सबसे अच्छा है। और जब हम अपने से पढ़ते हैं तो 4 घंटा में हो जाता है। दूसरा यह होता है कि आप किसी टीचर समझाता है तो जो चीज को हम 1 घंटा में पढ़ सकते हैं वो कम से कम 4 घंटा टाइम लेता है। ये है डिमेरिट। मेरिट यह है कि आप जो एक ग्रुप चाहिए, एक कॉम्पिटिटिव माहौल चाहिए, कौन कितने पानी में है, पढ़ाई का क्या तरीका होना चाहिए, वो सब आपको मिलता है कोचिंग। कोचिंग एक ग्रुप देता है, लेकिन सक्सेस वही होगा जो अपने खुद की स्टडी पे भरोसा होगा, घर पे पढ़ाई करेगा तभी होगा। मैंने कभी कोई कोचिंग क्लासेज नहीं की, चाहे पीटी हो, मेंस हो। हाँ, इंटरव्यू के लेवल पे दिल्ली में मैंने 2-3 क्लासेज में मैंने ज्वाइन किया था, वो भी मॉक इंटरव्यू के लिए। तो ये मैंने देखा है कि कोचिंग क्लास से एक तो ये डिमेरिट्स है, लेकिन हाँ मेरिट्स तो मैंने बताया कि आपको अच्छा ग्रुप मिलेगा। जो बिगिनर है, जिनको कुछ पता नहीं है, उनके लिए कोचिंग क्लास जरूरी है। लेकिन इस लॉकडाउन में क्या करना है, ऑनलाइन क्लासेस तो हो ही रही है, लेकिन आप ग्रुप डिस्कशन जितना करेंगे, एक 6-7 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप पे भी 8 लोगों तक जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप डिस्कशन करिए, क्योंकि हम लोगों ने इवनिंग टाइम में 2-2 घंटे केवल डिस्कशन पे हम लोग रखते थे। उसका फायदा क्या होता है? एक फायदा यह होता है कि आप लेजी नहीं होंगे, आलसी नहीं होंगे। आपको पता है कि हमको 4 बजे से लेकर 6 बजे तक स्टडी करनी है, डिस्कशन करनी है, तो आप मॉर्निंग से लेके 4 बजे 3 बजे तक पढ़ेंगे। लेकिन जब आपको लगेगा कि इवनिंग में कुछ नहीं करना है, तो आप हो सकता है कि आप दिन में कुछ नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। एक प्रेशर जो है वो फील होता है जब इवनिंग में हमें अपने फ्रेंड के बीच फेस करना होता है। सेकेंड थिंग, जो एक अच्छा ग्रुप बनता है वो सबके सब सक्सेस। मैं 6 लोगों का हम लोगों का ग्रुप था पटना कॉलेज का, 6 के 6 जो है वो सिलेक्ट हुए। ये बात बताता है कि सभी का लेवल कमोबेश जो है ऊपर नीचे होता है। कोई आईआरएस बन गया, कोई आईपीएस, कोई आईएएस बना, लेकिन सबका लेवल कमोबेश आसपास होता है। सरप्राइजिंग था कि हम लोग 3-4 लोग थे जिनका रैंक जो है 4-5 के अंतर पे ही रहा हम लोग सक्सेस हुए थे। तो ये बताता है कि आप अपने जो तैयारी है इस लेवल तक ले जाइए, शेयर करिए और एक अच्छा फ्रेंड्स ग्रुप बनाइए। और जब तक स्टडी कर रहे हैं, दुनियादारी सारा कुछ छोड़ दीजिए। 2 साल पढ़ेंगे, पूरा लाइफ बन जाएगा। फिर सामाजिकता हम लोग निभाते रहेंगे। इतना जरूर आप लोग ध्यान रखिए। सुमित जी, चलिए मेंस पर आते हैं। मेंस में तो सबसे पहले सब्जेक्ट का चयन कैसे करें, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। अपने इंटरेस्ट का भी सब्जेक्ट रहता है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं नहीं इसमें ज्यादा मार्क आएंगे, इसमें ज्यादा वेटेज रहेगा। तो वो चयन कैसे करें, वो कंफ्यूजन कैसे दूर हो? देखिए, सब्जेक्ट जो चयन है वो कैसे होता है, वो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था सर? अब मैंने जब पार्ट 1 में मैंने जब एडमिशन लिया था पटना कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, तो मैंने फिलोसफी पढ़ना शुरू किया। फिलोसफी मैंने सब्सिडी पेपर भी लिया था। जब मैं फिर नेक्स्ट ईयर जब गया सेकेंड ईयर में, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू कर दिया। और भी सब्सिडी मैंने लेके रखा था, क्योंकि मुझे लगा कि फिलोसफी से नहीं, पॉलिटिकल साइंस से अच्छा होगा। और जब मैं फाइनल ईयर में गया तो फिर मैं ज्योग्राफी पे आ गया। नहीं, उससे पहले सीए मैंने पढ़ा, फिर ज्योग्राफी, यानी चौथा सब्जेक्ट मेरा था ज्योग्राफी, जिससे मैंने एग्जाम अपियर किया। अब इसका रीजन मैं बताने रहा हूँ। हर साल मैं देखता था कि टॉपर जो है, जिस सब्जेक्ट से टॉपर होते थे, मेरे को कोई गाइड करने वाला था नहीं, तो जो सब्जेक्ट से टॉपर होते थे उसी सब्जेक्ट को मैं लेके पढ़ने लगता था। और ये सभी के सभी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे यूथ हैं, वो भी यही करते हैं जो मैंने किया था। लेकिन मैंने जब किया था तब मैं ग्रेजुएशन ही कर रहा था, तब मेरे को लॉस नहीं हुआ। लेकिन जो ग्रेजुएशन करने के बाद अगर वो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे 2-3 साल, तब तो उनका लॉस हो जाएगा और फिर वो उनका
अटेम्प्ट भी खत्म होगा। लेकिन मैं जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब तो मैं यूनिवर्सिटी में ही था, यूनिवर्सिटी में टॉपर था, मेरे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी किसी भी सब्जेक्ट को पिक करना, तो वो मेरे लिए इजी रहा। लेकिन सब्जेक्ट चयन करने का जो बेस है वो होता है, 4 बेस है। पहला होता है कि बैकग्राउंड आपका कौन सा है, अगर आपने ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट से पढ़ा है, ऑनर्स सब्जेक्ट कौन सा लिया है। दूसरा होता है इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, आपकी अभिरुचि कहाँ है। तीसरा होता है कि आपके गाइडेंस, आपके सीनियर या टीचर है कि नहीं। और चौथा होता है जीएस में उसका क्या वेटेज वगैरह है। ये 4 चीजें होती है, 4 बेस पे होता है। और चारों बेस अगर आपको मैच करता है तो सोने पे सुहागा है। लेकिन एटलीस्ट ये 4 में से 2 चीजें आपकी 100% मैच करनी चाहिए। और इन सभी चीजों में सबसे जरूरी जो होता है वो होता है इंटरेस्ट, आपकी अभिरुचि किस सब्जेक्ट में है और आपको गाइडेंस किस सब्जेक्ट में मिलना है। सपोज दैट मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया और मुझे लगता है कि ज्योग्राफी से अच्छा करना चाहिए, ज्योग्राफी में कोई सीनियर है, टीचर है और मुझे इंटरेस्ट भी है मैथ वगैरह में, उस सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए। देखा देखी कभी भी सब्जेक्ट का चयन नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपके फ्रेंड पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है हिंदी में तो हिंदी पढ़िए, या ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन यह जरूर कहूंगा कि वैसे सब्जेक्ट चयन करिए जो कि जीएस में ज्यादा स्कोर आपको फायदा करता है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पीए है, पॉलिटिकल साइंस है, या ज्योग्राफी है, या आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स है, वो भी एक बड़ा बहुत बड़ा सेक्शन है, पॉलिटिकल साइंस है। तो वो सब, इन सब सब्जेक्ट में आपको जीएस में भी हेल्प मिलता है। लेकिन अगर आप सपोज दैट कि आपने सोशलॉजी से किया है, आपको इंटरेस्ट भी है, तो सोशलॉजी रखिए, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, जीएस में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप जरूर ध्यान रखिए कि अगर बैकग्राउंड आपका वही सब्जेक्ट है, अच्छे यूनिवर्सिटी से अगर आपने पढ़ा है, तो क्योंकि 3 साल आप किसी सब्जेक्ट के साथ समय दिए हैं तो उसी सब्जेक्ट से आपको पढ़ना चाहिए। अब देखेंगे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो 8 सब्जेक्ट आके ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ के और वो फिर आईएएस बनते हैं। तो वो जब 6 महीना 1 साल में पूरा कर लेते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट चयन जो है एक बार सोच समझ के करना चाहिए। सब्जेक्ट को बार बार चयन करने से आपका जो एनर्जी है वो जाएगा, टाइम भी किल होगा। इसीलिए आप जो मैंने 4 बेस बताए हैं, 4 में से कम 2 बेस, अगर 3 हो जाता है तो बहुत अच्छा, इंटरेस्ट भी हो, बैकग्राउंड भी हो और गाइडेंस भी हो, तो आप उस सब्जेक्ट को चयन कर सकते हैं। और जो सब्जेक्ट अच्छे हो सकते हैं वो मैंने होता है कि बैकग्राउंड कुछ और रहता है लेकिन इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो ग्रेजुएशन टाइम में कर लिया लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तब तो छोड़ देना है वो दो, तब तो छोड़ देना है। इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि ग्रेजुएशन में जब आप 10+2 करते हैं और एडमिशन जो है 2 तरह से होता है। एक होता है कि आपके फ्रेंड ने ले लिया है तो आप भी वो सब्जेक्ट ले लेते हैं, और या फिर आपके पेरेंट्स बोल देते हैं कि नहीं ये सब्जेक्ट आप ले लो। लेकिन इंटरेस्ट नहीं होता है, आप ग्रेजुएशन कर जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और गाइडेंस कहाँ पे है। ये 2 पॉइंट को पकड़ के और फिर आप सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। मेंस में सब्जेक्ट चूज हमने कर लिया, उसके बाद फिर कैसे तैयारी है? करंट अफेयर्स भी है, आपका सब्जेक्ट भी है, तो अलग अलग सब्जेक्ट है। जैसे आप देखेंगे यूपीएससी में 4 पेपर होता है जीएस का, और ऑप्शनल के एक 2 पेपर होते हैं, तो टोटल जो है, और एक होता है एसए का 1750 मार्क्स का होता है, सभी जो है 250-250 मार्क्स का होता है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर 1, 2, 3, 4 अगर बढ़ते हैं तो आप देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हिस्ट्री का मैंने पहले ही बताया था कि हिस्ट्री में हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, उसमें आपको ऐड करना है सिंघानिया की बुक, बिपिन चंद्रा, और फिर आपको एनसीईआरटी की बुक से आपको करना है। ज्योग्राफी में आपको अब जो है थोड़ा डिटेल जाना पड़ेगा, इसलिए मेमोरिया की, एनसीईआरटी 6 से 12 क्लास की, और ऑक्सफोर्ड एटलस जो है उसको आपको साथ में लेकर चलना होगा। लक्ष्मीकांत की बुक आप पढ़ रहे थे उसी से करना पड़ेगा। और उसके बेयर जो बुक है, बेयर नोटबुक एक अलग से आती है, उसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है उसके लिए भी सुभाष कश्यप की बुक अलग से, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए पुष्पेश पंत की, और अलग से नोट्स भी आती है कोचिंग क्लासेस की, उससे आप कर सकते हैं। इथिक्स के लिए रेड्डी की किताब एक अच्छी सी किताब आती है, उससे आप कर सकते हैं। इथिक्स से अच्छे क्वेश्चन, एक पूरा का पूरा पेपर है, वो प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, उसमें आपको करना पड़ता है। तो ये जीएस का पूरा सेक्शन होता है। स्पेक्ट्रम गाइड जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको एक फायदा कर सकता है। और सोशल इश्यूज के लिए फिर से आप न्यूज आइटम पे आपको जाना पड़ेगा। अब मैं बताने जा रहा हूं कि आपको करना क्या क्या है। कम से कम जो है 3 घंटे प्रतिदिन जो है आप प्रैक्टिस करिए, राइटिंग प्रैक्टिस। जो प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस बार बार करिए। उसका रीजन यह होता है कि एक तो टाइम मैनेजमेंट आपका हो पाता है कि कितने समय में आप लिख पाते हैं, आपके लिखने की स्पीड क्या है,
डायग्राम मैप का जो यूज करना है वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं केवल पढ़ने में रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, राइटिंग स्किल बिल्कुल नहीं ठीक करते हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। खूब पढ़ाई करने के बाद भी एग्जामिनेशन हॉल में पहला 2 पेपर 3 पेपर तक खराब हो जाता है, फिर वो पूरी मेहनत सालों की उनकी बर्बाद हो जाती है। पीटी होने के बाद ही मेंस में अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं। और राइटिंग स्किल जो है एक दिन का काम नहीं होता है, प्रतिदिन मेरी तो यह गारंटी है कि अगर आप 3 घंटे प्रतिदिन प्रैक्टिस 1 साल करते हैं, आपको मेंस से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आप जो है कितना भी पढ़ाई, मेंस जो है अपने हाथ का होता है, वो कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसमें आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कितना महत्वपूर्ण है वही होता है। और उसमें कहीं से भी नॉलेज का कोई इशू बहुत होता ही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आप उसको अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और लिखने का क्या होता है कि अगर राइटिंग स्किल है तो कहते हैं ना, तिल का तार बना देना, पहाड़ बना देना वाली बात होती है। छोटी सी वर्ड होती है। हम लोग कई बार जो है सब्जेक्ट में नॉलेज नहीं होता था, 4 फैक्ट से हम लोग 6 पेज लिख दिया करते थे, घुमा घुमा के। जैसे आप लोग एंकरिंग करते हैं तो एक ही बात को कैसे करते हैं वैसे ही होता है मेंस में वही उसी तरह के तरीके से आपको आगे बढ़ना होता है कि आपको पूरा जो है उनको इस तरह से बनाना है। हाँ, आपको कहीं ग्रामेटिकल व्याकरणिक जो है कोई भूल नहीं हो, ग्रामेटिकल एरर नहीं हो, इसीलिए लिखने का प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करना होगा। 3 घंटा डेली लिखिए, 1 साल के बाद आपको कोई भी मेंस एग्जाम कभी भी आपका गड़बड़ भी नहीं होगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और अब इसलिए जोर दे रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। आज सभी के सभी यूथ जो है वो यूट्यूब चैनल में वीडियो देख रहे हैं, न्यूज आइटम्स देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं। लिखने का जो हम लोगों का हुनर था और लिखने का जो प्रैक्टिस है ना, वो यूथ ने छोड़ दिया है। 90% से ज्यादा यूथ तो बिल्कुल लिखना ही नहीं जानते हैं। और अब तो लिखना तो टाइपिंग इतना आ नहीं गया। जानते हैं कि अब दिन भर मोबाइल में आप टाइप करते रहे। अब तो कीबोर्ड पर उंगली चलती है या व्हाट्सएप पर उंगली चलती है मोबाइल पर। तो अब तो मुझे लगता है पेन पकड़ने में भी दिक्कत होती होगी। हाँ, पेन पकड़ने में दिक्कत होती है। तो आप समझिए कि जो लोग सीरियस हैं, जो कैंडिडेट सीरियस हैं, जो बिल्कुल सीरियस तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि बाकी जो है इसमें बिजी है, आप पढ़ाई करिएगा, आप सक्सेस हो जाइएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाकी लोग सोशल मीडिया में बिजी है, आप थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर सब पढ़ने लगेगा तो आपका होना मुश्किल हो जाएगा। ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी तो अच्छा है कि सब इधर बिजी हो गए, आप पढ़िए निकल जाइए। नहीं तो सब पढ़ने लगेगा तो फिर होना बहुत टफ हो जाएगा। ये समझिए। अच्छा, मेंस में आपने कहा ये पढ़िए वो पढ़िए, लेकिन अब चूंकि मेंस में क्या होता है कि मेंस में भी फिर वही एग्जामिनेशन हॉल वाली बात। आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब उसको कम शब्दों में आपको बताना है। लिखने की कला वो बताइए। किसी क्वेश्चन एक उदाहरण देखिए, देकर कि कोई क्वेश्चन है कैसे सीधी करें, जो कितने शब्द में होना चाहिए। देखिए लिखने का कला में क्या होता है कि हमेशा जो है टू द पॉइंट आना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है पहले वो भूमिका इंट्रोडक्शन देते हैं, और विदाउट इंट्रोडक्शन वो लिखते ही नहीं है। इंट्रोडक्शन सभी लिख रहे हैं, इसलिए टू द पॉइंट आना चाहिए। जैसा सुमित जी आप बोल रहे हैं कि आप थोड़ा एग्जाम्पल के साथ आइए, और कोई क्वेश्चन अगर कोई भी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन अगर कोई स्टूडेंट दे रहा होगा तो मैं बता पाता। लेकिन जैसे अभी मानसून आना है, मानसून पे अगर हम लिखना शुरू करते हैं तो जनरली आप देखेंगे कि सभी स्टूडेंट जो है वो बताएंगे कि मानसून जो है इस शब्द से बना है, अरबी शब्द है, इसका मतलब ये होता है, वातावरण का चेंज या जो भी है। लेकिन मानसून में हमेशा जब लिखना शुरू करते हैं तो ये सब डिफिनीशन की कोई जरूरत नहीं। भारत में अगर कहा जाएगा कि भारतीय किसान मानसून के साथ जुआ खेलता है या जुआ है उसके साथ, क्योंकि कभी आता है कभी नहीं आता है। तो सीधे पॉइंट पे आना है कि मानसून भारत में जो है अनियमित होता है, उसके पीछे जो है वो अल नीनो प्रभाव एक मेन होता है। उसके बाद जो है तिब्बतन का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर गर्मी कम पड़ती है तो उसके चलते होता है। ये अल नीनो लाल नीनो का जो प्रभाव है उससे सीधे आना है। और किस तरह से आप देखेंगे कि जेट स्ट्रीम जो थ्योरी है जिसके चलते ये बादल जो है वो बिल्कुल खींच के जो है वो नॉर्थ के तरफ जो है नॉर्दर्न स्फीयर में वो शिफ्ट नहीं करता है, और वो शिफ्ट नहीं करने के चलते जो है बारिश कम होती है। और क्योंकि जितना भी लो प्रेशर बनता है उससे कहीं ज्यादा हाईली लो प्रेशर जो है अल नीनो के क्षेत्र में 4 साल के लगभग पे अंतराल पे होता है, वहां पे बनता है। या जेट स्ट्रीम का जो थ्योरी अगर प्रॉपर नहीं चलता है, कोटेश्वर महोदय ने दिया था, तो वो भी नहीं होता। तो ये कहने का मतलब यह है कि आपको टू द पॉइंट जाना है, पहला। दूसरा,
आपको मैथ से ड्रॉ करके बताना है कि किस तरह से आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नीचे अगर आपका है पोजीशन, और वो किस तरह से मिड इंडिया तक हमारा इक्वेटर जो है वो शिफ्ट करता है। जितने भी लाइन है इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखा अध्ययन के हिसाब से बनाए गए हैं, और किस तरह से वो शिफ्ट करता है वो आपको बताना पड़ेगा। जून में हमारी जो है वो केरला में इंटर करता है और फिर नॉर्दर्न इंडिया मतलब तक कम जाते शब्दों जाते। में, कम शब्दों हाँ, में कम अब शब्दों में, कितने शब्द लेकिन होते अगर हैं? डिटेलिंग कितने करना होगा, डिटेलिंग करना होगा तो अपने पास एक ऑप्शन होता है कि आप एक मैप के जगह 2 मैप लगा दीजिए। एक आता हुआ मानसून, एक जाता हुआ मानसून, 2 गो मैप हो गया। और मैप के ऊपर नीचे थोड़ा जगह छोड़ दीजिए तो थोड़ा ज्यादा पेज भी भरने का ऑप्शन है। छोट हमेशा कंसाइज लिखना चाहिए और टू द पॉइंट लिखना चाहिए, और इस बात से हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कॉमन बातें हैं वो एग्जामिनर को पता है, इसीलिए वो बातें लिखिए जो थोड़ा सा यूनिक टाइप का लगे, और यूनिक वे में लिखिए। प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। खाना सब लोग बनाते हैं, लेकिन खाना का प्रेजेंटेशन कितना अच्छा होता है उसी पे मार्क्स जो है आता है। ये समझिए। चलिए, निभीश कुमार सिंह लिखे हैं, 8 से पढ़े हैं, मैथ्स और साइंस जरूरी है? ये बिल्कुल जरूरी ही होगा। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। मैथ जो है मैंने अभी बताया कि अगर वो, चूंकि मैथ जो है अलजेब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्री ये सब नहीं आता है। मैथ में देखेंगे सीसेट में जो है वो अग्रवाल की जो किताब है या फिर आप स्पेक्ट्रम गाइड है उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। 10 टाइप का ही मैथ का क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। इसलिए ये 8, 9, 10, 11 ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर स्कूलिंग अच्छे से हुई है और स्कूल में अच्छे से पढ़ लिए हैं तो सब ठीक है, अच्छी बात है, वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो मैं बुक बता रहा हूँ उसी तक जाना होगा आपको। बीके काव्या अग्रवाल ठाकुर के जो शायद किताब। रीजनिंग और जीके के बारे में जानना चाह रही हैं। रीजनिंग के लिए मैंने बताया कि वर्बल और नॉन वर्बल 2 तरह की रीजनिंग होती है। दोनों रीजनिंग के लिए आपको बीके अग्रवाल की किताब जो है उसी से प्रैक्टिस करनी होगी, और उसकी प्रैक्टिस ही एनफ है। उसी से आपके सभी क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएंगे, और पिछले 10 साल के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। सुनिए, साइंस के लिए, साइंस भी चूंकि एक बड़ा सब्जेक्ट 9 है, लेकिन 9 और 10 क्लास की एनसीईआरटी की बुक से साइंस हमारा कवर होता है। 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना चाहिए। एक दूसरा यह है कि स्पेक्ट्रम की भी एक गाइड आती है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। अगर जहाँ स्पेक्ट्रम नहीं है तो टीएमएच, टाटा मैग्रे हेल्थ की किताब आती है, उससे भी आप अपनी साइंस की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक बात और साथ में मैं ऐड करूंगा, साइंस में आप बायोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और बायोलॉजी में भी ह्यूमन बॉडी से जुड़ा हुआ जो है चीज है उसी से 90% क्वेश्चन होता है। तो मैंने सेक्शन भी आपको बता दिया जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। सुनिए, चलिए आते हैं इंटरव्यू पर। इंटरव्यू के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करते हैं? देखिए इंटरव्यू जो है वो बिल्कुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारी बचपन से होते रहती है, ये केवल एक दिन की चीजें नहीं होती है। लेकिन कुछ कुछ यूनिक बातें मैं इंटरव्यू के लिए बताऊंगा जो निश्चित रूप से सभी यूथ को फायदा होगा, कोई भी इंटरव्यू वो फेस करने के लिए जाएंगे तो। इंटरव्यू के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आपको एक तो बोलने का जो हेजिटेशन है वो आपका खत्म होना चाहिए। हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जैसे ही 4-5 लोगों के सामने बोलने की बात आती है तो हमारी मुंह जो है बंद हो जाती है, माइंड ब्लॉक हो जाता है, और क्या बोलना है पता ही नहीं चलता है, और हम सब कुछ भूलने लगते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस की चीज है कि जिसने स्कूल में, कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया है, या फिर प्रार्थना करवाते रहा है, प्रे जो होता है, हम लोग प्रे करते थे स्कूल में, वो करते या करवाते रहा है, या फिर क्विज वगैरह में भाग लिया, उनके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अदरवाइज खड़ा होकर किसी को अगर भाषण देना हो तो बहुत टफ काम है कहीं भी। लेकिन एक बार अगर आप इसमें आ जाते हैं तो करते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि क्या करना चाहिए। इंटरव्यू के लिए आपको सबसे पहले अपने फ्रेंड्स का जो ग्रुप है 5 से 6 लोगों का, उनके बीच मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, जिसको हिंदी में कहते हैं छद्म साक्षात्कार। मॉक इंटरव्यू देने से आपकी जितने भी हेजिटेशन है वो दूर होगा। अपने हाइट से आधे हाइट का आप ये मिरर ले लीजिए, मिरर को दीवार पे लगाइए, एक चेयर लगाइए, और क्वेश्चन खुद से करिए और आंसर करिए, और अपने आप को देखने की कोशिश करिए मिरर में। इसको कहते हैं मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस प्रतिदिन 1 घंटा करेंगे, आपकी बोलने की जो शैली है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप को अपने आंख में डाल के बोलने की आपकी जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगा, और आप बोलना शुरू कर देंगे। पहली दूसरी बात तो है कि कई उदाहरण से लोगों ही को समझते हैं। मैं
इसे उदाहरण से ही समझना चाहता हूँ। आपने हाँ। कैसे प्रिपेयर किया, ये बता दीजिए ताकि लोग और ज्यादा समझ जाएंगे। देखिए, मैं जब पहली बार आपका मैंने, सफर आईएएस बनने का सफर, मैं उसी पर आता हूँ, आपका आईएएस नहीं बनने नहीं, का मैं सफर अब जरा मैं बताइए। अब मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत हाँ, शाई नेचर का रहा हूँ और मैंने इंटरव्यू में निश्चित रूप से बहुत फेस किया है। फर्स्ट इंटरव्यू, फर्स्ट टाइम पे मैं जब गया था धौलपुर हाउस, तो एक्चुअली दिल्ली को पहली बार देखा था। पटना से गया था दिल्ली, पहली बार देखा था और मैंने देखा वहाँ सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो समस्या मैं बता रहा हूँ, बोलने की समस्या, कहीं भी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एक तो मेरी एक्सेंट थी वो बिहार वाली थी, तो उससे भी लगता था कि पूरी तरह लगता था कि मेरी लैंग्वेज, मैं बिहार का ही हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने गया और मेरी इंटरव्यू हुई परवीन तलहा मैडम के बोर्ड में, और काफी मैं नर्वस हो गया। उन्होंने कई क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन भी पूछे, लेकिन चूंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी और मुझे 102 नंबर, बहुत कम मार्क्स मिले, 102 नंबर मिले, और मैं 6 मार्क्स से रह गया था, उस साल मेरा नहीं हुआ था। हम्म। नेक्स्ट ईयर के लिए जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की, तो मैंने ये मिरर प्रैक्टिस ये शुरू कब की की बात थी। है, ये कब, मैं कौन सी ईयर की 2008 की बात है? बात मैं बता रहा हूँ, 2008 की बात बता रहा हूँ। अच्छा, और फर्स्ट अटेम्प्ट नेक्स्ट आपका टाइम, था। हाँ, नेक्स्ट टाइम मेरा फिलिम्स नहीं हुआ, आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या कंडीशन हुई होगी। और चूंकि मैं दे के आया था इंटरव्यू, तो लोगों ने मुझे बहुत या दोस्तों ने कहा आप तो होना ही है, आईएएस आप बन गए, और इसी अब मोरल में डाउन हो गया होगा उबालते में आपका मैं घुसा। मैं इसी बहुत उबालते में मोरल था डाउन कि हो मैं जाता तो है। और सीधे जो है मेरा जब फिलिम्स नहीं हुआ 1-2 मार्क्स से, तो मैं बहुत डिप्रेस भी हो गया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर फिर अटेम्प्ट लिया और फाइनली मैंने सेलेक्ट हुआ। आपको जान के खुशी भी होगी कि ऑल इंडिया में मेरे रिटर्न मार्क्स जो थे वो फोर्थ पोजीशन पे था। मैं फोर्थ पोजीशन पे था ऑल इंडिया में, और 1173 नंबर आए थे, और हिस्ट्री में मैं पूरे इंडिया में सेकेंड पोजीशन पे था। जीएस में मेरा सेकेंड पोजीशन पे था। तो ये पूरे कंडीशन, जो 1 से लेकर 10 तक के मेरे जो फ्रेंड्स थे, उनके मार्क्स रैंक जो 1 से 10 थे, उनके मार्क्स मेरे से भी कम थे। लेकिन चूंकि फिर से वही बात है, इंटरव्यू में 156 मुझे मिला था, तो इंटरव्यू में फिर से मेरा कम रह गया। अगर मुझे 202 मिलता तो रैंक मेरा 1 होता। तो इंटरव्यू की तैयारी, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है और मैंने देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इंटरव्यू बोर्ड में जाने के बाद जो कंडीशन होती है बहुत टफ हो जाता है। और अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं की गई है, मेरी पढ़ाई जो है पटना में रूम में, और उतना एक्सपोजर नहीं मिला, उतने फ्रेंड्स वैसे नहीं मिले, और खुद की तैयारी मैंने की, मेरे कोई ग्रुप नहीं थे। बाद में जब मैं से बता रहा हूँ फाइनली मैं सेलेक्ट हुआ, मेरे फ्रेंड्स सब हुए, तो मैं दिल्ली के सब फ्रेंड्स सब मिले, बिहार के ही थे, फिर फाइनली मैं सेलेक्ट हुआ। तो ये 2-3 चीजें हैं जो मैं बताता हूँ कि जैसे आप इन सब कुछ तैयारी है, आपका होना चाहिए था रिजल्ट, फिर भी आप नहीं हो रहे हैं, तो इंटरव्यू बहुत ही मायने रखता है, लास्ट दरवाजा होता है। इंटरव्यू में जैसे हमको किसी के आंख में देख के बोलने में दिक्कत होती है, बात करने में दिक्कत होती है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके नोज पे अगर आप ध्यान देते हैं, नोज को अगर देखते हैं, तो उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि आपको कहाँ देख रहा है। जैसे नोज को आप देखेंगे तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी, और आप उनके नोज को देख के आप आंसर कर सकते हैं। बोर्ड में अच्छा, उनके 5 से 6, आंख में नहीं देखना नहीं, है। नोच को देखेंगे आपको डर भी नहीं लगेगा, आप बोलते इजिली बोलते चले जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो नोच को आप देखना चाहिए, अगर आपको किसी के आंख डाल के बात करने में अगर दिक्कत होती है, तो ये हाँ, एक हाँ। प्रैक्टिस आप ये कर सकते हैं। और जितने भी मेंबर होते हैं सबको थोड़ा थोड़ा समय दे के, सबके तरफ देख देख के अपनी बातें रखनी चाहिए, शॉर्ट में रखना चाहिए, लंबी लंबी बातें नहीं करनी चाहिए। इंटरव्यू में खास तौर से आप देखेंगे कितना क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आप कितने अच्छे से दे रहे हैं उसी पे रिजल्ट है। क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट है, ये जीएस का आपका टेस्ट नहीं होता है। हम्म, लेकिन हाँ, मॉक इंटरव्यू से बहुत फायदा होता है। मॉक इंटरव्यू अपने दोस्तों के बीच प्रतिदिन करेंगे, जैसे मेंस का रिजल्ट आता है कंटिन्यू रखिए, फ्रेंड से बातें करिए, हर हम्म। सब्जेक्ट पे रखिए, एक डायरी रखिए, डायरी में जो भी सोते हुए 12 बजे रात में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उठ के लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जा सकता है। अपने होम डिस्ट्रिक्ट, आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ, स्कूलिंग कहाँ से हुई, उसका नाम क्या है, कब स्थापना हुई, आपके क्लास टीचर कौन थे, आपके सिलेबस क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट का भौगोलिक स्थिति क्या है, ऐतिहासिक क्या है, पॉलिटिकल क्या है, आपके स्टेट का, बिहार से, झारखंड से, यूपी से, जहां से भी आप हैं, जिस भी स्टेट से, उसका क्या महत्व है, आपके फादर का ऑक्यूपेशन, समझ सपोज दैट वो पेशा क्या है, उनका कृषि है, जॉब में है, जॉब के बारे में, माता के बारे में, पिता, सब कुछ आपके बारे में पूरी तैयारी, ग्रेजुएशन से लेकर पूरे जब जहां तक आप पढ़े हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तैयार रखिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत
नहीं आएगी इंटरव्यू में। सुमित जी। ये कि हाँ कितने जी, बटन है बताइए। शर्ट में, सीढ़ियां कितनी, मतलब कुछ इस तरह का लोग कहते हैं। किस तरह के हाँ, सवाल तो आते हैं? वैसे क्वेश्चन अगर आपको मतलब पूछा कॉमन सेंस जाता की है तो बात आपको, होता हाँ, ये कॉमन सेंस, जैसे मान लिया आपके है। ऐसे शर्ट क्या में कितने पूछते बटन है, पूछे आप जाता है सात। क्या? ऐसे आपसे पूछे गए थे? नहीं नहीं नहीं, वैसे क्वेश्चन कई बार जो है वो केवल ऐसे झटके के लिए पूछा जाता है। अदरवाइज जो है वैसे क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं कि आपके शर्ट में कितने बटन है, तो आप सीधे अगर 7 बोल देते हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ 7 बोलना है तो 7 है। अगर मान लेते हैं आप कौन सी गाड़ी से हैं, गाड़ी का नंबर बताइए। अगर आप हायर करके आए तो कैसे आप याद रखेंगे गाड़ी का नंबर, लेकिन चूंकि ऐप ऐप यूज करेंगे तब बता सकते हैं कि कुछ ऐसा नंबर था या मुझे याद नहीं है। अच्छा, इस इन सब क्वेश्चन का कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है कि आपको ये क्वेश्चन पूछता है तो आप घबराने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस के साथ देना चाहिए आंसर। और जो चीज नहीं आता है वो नहीं आता है। अगर झूठ बोलते हैं तो चूंकि 6 लोग होते हैं वो आपको पकड़ लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, और उसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए। जो सत्य है अपने आप को सही तरीके से वहाँ रखना चाहिए। बहुत लोगों को जैसे टाई बांधने नहीं आता है, उन्होंने प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा है या उनकी स्कूलिंग नहीं हुई है, तो टाई सीधे फाइनली जो है आईएएस के कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बांध रहे हैं। तो उसकी प्रैक्टिस पहले से ही कर लेनी है, क्योंकि हो सकता है खुलवा के आपको पूछा जाएगा। अरुंधति घोष का बोर्ड था, तो अगर स्विमिंग आता है तो चलिए स्विमिंग करने चलिए, गार्डनिंग आता है चलिए बाहर निकलिए, बताने चलिए कौन सा कहाँ कौन सा फ्लावर कौन सा फूल अच्छा, लगा हुआ है जरा बताइए। तो ये सब भी उस अच्छा। समय होता था। इसीलिए आप अपने इंटरव्यू की तैयारी में इंटरेस्ट मतलब जो रखते हॉबीज में हैं अगर जो, आपने लिख दिया कि सिंगिंग, तो गाना गवाएंगे तो क्या? सिंगिंग भी आप, हाँ, गाना गवाएंगे और नंबर भी मिलता है, अच्छा खासा है। गाना गवाते हैं और अच्छा खासा नंबर मिलता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मिमिक्री रखा था। और उस समय मैं जॉनी लीवर सबका मैं मिमिक्री करता था, मेरे से करवा भी दिया था मिमिक्री फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो फिर ये मैंने मैं उसको चाहूंगा कि आप तो बताइए दर्शकों को ये इंसिडेंट आप। नहीं, तो ये मिमिक्री मैंने छोड़ दिया, लगभग 10 ईयर्स हो गए। नहीं 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 लेकिन सर, मैंने जो लेकिन नेक्स्ट, आपने कैसे किया, ये दर्शक सुनना ये मैं चाहेंगे। वैसे मैंने मूवी मूवी वगैरह देखने का वो होता था, तो मैं प्रैक्टिस करता था दोस्त लोगों के बीच। तो दोस्त लोग बोलते थे अरे अच्छा है, आप पृथ्वीराज चौहान का, परेश रावल का, इस सब का मिमिक्री करते हैं। और मैंने हाँ। रख भी दिया, वहाँ पूछा भी। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने जब स्विमिंग का रखा तो स्विमिंग का हर स्टेप मुझे पता था, क्योंकि मैंने बचपन से तालाब नहीं, में तैरा पहले था, तो गाँव मैं में आता हूँ आता। उस पर, आपने आपको मिमिक्री के लिए कहा गया, फिर आप वहां आपने वहां पर मिमिक्री की हाँ, मैंने उस मिमिक्री की भी, मैंने मिमिक्री भी की भी उस समय। जॉनी लीवर की। जॉनी लीवर, उसके बाद जानी, मैंने उसका भी किया, पृथ्वीराज चौहान का भी किया। 4-5 मुझे मिमिक्री करवाया गया उस समय कि आप करिए। उसके बाद उसको मजा भी आया, लेकिन फर्स्ट टाइम ही हो गया वो। लेकिन लास्ट में क्या हो गया कि साबुद्दीन पे जो मैटर चला गया, मैंने उसको अच्छा बता दिया, वो सोसाइटी के लिए करता है, वो करता है, वहां से मेरा डिस्टर्ब हो गया पूरा इंटरव्यू। पहला ठीक था, अच्छा। लेकिन लास्ट में जो मैंने कहा ना कि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहा, लेकिन इंटरव्यू जो है लास्ट होते होते कहीं गलत डायरेक्शन में चला गया। उस समय चूंकि वो शहाबुद्दीन का ऐसा चल रहा था बिहार में, मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछे गए और मैंने जवाब दे दिया। और वो पहले मैंने बता दिया अच्छा है, मैंने फिर बाद में बता दिया कि नहीं अच्छा नहीं है, उसके यहाँ से ये निकला, उसके यहाँ से बाघ का छाल, तो उसके यहाँ से AK-47, ये सब बातें मैंने रख दी इंटरव्यू बोर्ड के सामने। फिर बोर्ड ने कहा पहले अभी तो आप बोले अच्छा है, फिर बोले खराब है। मैं फंस गया अपने इंटरव्यू में। तो ये कारण था कि मैं मैडम परवीन तला के बोर्ड में मेरे को नंबर नहीं आया था। लेकिन पहला मेरा अच्छा था। सेकेंड टाइम में जब गया था तो वो मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा, तो फिर 156 हालांकि मिला, और 55 मिनट इंटरव्यू चला था, लंबा इंटरव्यू चला। और वो हम्म। मैक्सिमम, चूंकि मैं PhD का स्टार्ट ही किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पे, तो उनसे ही मेरा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आपको आपके बारे में कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप अब सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तमाम तरह कुछ भी क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हम्म। सिचुएशनल क्वेश्चन का आंसर भी जो है आपको उसके हिसाब से टैकल करना होता है। बट आंसर में अब जितनी ज्यादा आप ईमानदार रहेंगे, नंबर उतना ज्यादा आता है। चलिए, आखिर आखिर में जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक मंत्र लास्ट में क्या रहेगा? हाँ, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जो लोग कंटिन्यू लगे रहते हैं उनका रिजल्ट 100% होता है। और दुनिया का नारा जमे रहो तुम, दुनिया का नारा ही है कि जमे रहो। और असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए किया गया प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। आप हाँ। 2 साल की तैयारी करिए, खूब मेहनत करिए। पहले आपने ग्रेजुएशन में, 10th में, 10+2 में आप
कैसे स्टूडेंट थे उससे कोई मतलब नहीं है। आज से शुरू किया है और आज से आप स्टार्ट करिए। गॉड ने सबको समान रूप से ब्रेन दिया है। आप जितना यूज करेंगे अपने ब्रेन का उतना बड़े बनेंगे। 3% अपने ब्रेन का यूज करेंगे, निश्चित रूप से आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे। मेरी ओर से यही मंत्र है सभी युवाओं को। और 2 साल की तैयारी पूरे आपके 100 साल की जिंदगी को ठीक कर सकता है। चलिए, अब एक एक सवाल, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस बनने से पहले और आईएएस बनने के बाद क्या बदलाव आप अपने में देखते हैं, या आप? पहले जब मैं बनने से पहले स्टूडेंट था, और मैं क्योंकि मेरा ड्रीम था, बचपन से ड्रीम था, और जब होने के बाद जब मैं इस गवर्नमेंट सिस्टम में बड़े डिसीजन जब लेता हूँ और जिससे कि लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होता है, तो एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। निश्चित रूप से वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ल्ड से सबसे बड़ी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी होती है, और निश्चित रूप से होने के बाद की जो खुशी है वो लाइफ टाइम रहती है। और मैं बहुत सेटिस्फाइड भी हूँ और अपने काम को करते हुए बहुत खुश हूँ। होने और ना होने के बीच में केवल एक टेबल का अंतर है। जो लोग पढ़ेंगे मेरे साइड आ जाएंगे, जो नहीं पढ़ेंगे टेबल के उस तरफ ही रहेंगे। जी ये बात सुमित जी। सही की है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया चल, हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत थैंक यू शुभकामनाएं सो मच। आपको आने वाली जिंदगी के लिए। और उन थैंक बच्चों को भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जरूर पढ़ें, मेहनत करें, सफलता मिलेगी ही। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज 18 बिहार थैंक यू सो का। मच। थैंक यू सो मच सुमित जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।